सामाजिक सुधार, लाइन में सबको पीडीएफ मिल गया है। एक ही बार में बांट दो पूरा बेंच भर का, 10-10, 15 उधर पूछ के दो ना किसी को बाकी है तो, आगे बेंच पे बढ़ा दो। इधर सबको मिल गया। सामाजिक सुधार के बारे में कल बताए थे। सामाजिक सुधार में पहले ब्रह्म समाज के संस्थापक 1828 राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। इनकी मृत्यु किस बीमारी से? मेनिंजाइटिस। कहां मृत्यु हुआ? कहां पर? लंदन में मृत्यु हो गया था। ये कई भाषाओं के जानकार थे, ये कई भाषाओं के जानकार। मिरातुल अखबार किस भाषा में? संवाद कौमुदी। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? आधुनिक भारत का नक्षत्र, आधुनिक भारत का अग्रदूत, सती प्रथा का अंत। राजा राम मोहन राय के 2 शिष्यों के नाम, देवेंद्र नाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कौन सा? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आदि ब्रह्म समाज, और केशव चंद्र सेन ने वेद समाज। केशव चंद्र सेन ने वेद समाज। बताइए, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों की ओर। दयानंद सरस्वती जी का नारा था वेदों की ओर लौटो। ये पाश्चात्य संस्कृति को, शिक्षा को बढ़ावा देते थे या वैदिक शिक्षा? इनका असली नाम क्या था? मूल शंकर। लिखा होगा इनका असली नाम मूल शंकर था। भारत भारतीयों के लिए, जबकि दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में 1834 में हुआ। इनका नाम मूल शंकर था। इसका इनके गुरुजी का नाम वीरजानंद था। क्या नाम था? वीरजानंद। दयानंद ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सब चीज का क्या किया था? विरोध। लेकिन ना ये सती प्रथा को खत्म कराए, ना ये विधवा पुनर्विवाह पर लागू कराए, ना नरबली पे रोक लगवाए। ये विरोध करते थे। जैसे हम लोग भी तो विरोध करते हैं दहेज प्रथा का। लड़का सब दहेज प्रथा का विरोध नहीं करता है सब, लेकिन दहेज भी लेता है सब। लेता है कि नहीं लेता? दहेज लेना ना लेना दोनों की गलती है। लड़की, जो माँ बाप रहते हैं, उनकी बेटी नकल से ग्रेजुएशन पास की है, लड़का चाहिए उसको नौकरी वाला। क्या बात बोलती है लड़की से? बेरोजगार है, बेरोजगार से करो, कोई दहेज नहीं लगेगा। मैट्रिक फेल वाले से करो, कोई दहेज नहीं लगेगा। हाँ, बेरोजगार भी लेता है सब। ये तो गलत बात है, बेरोजगार को नहीं लेना चाहिए। कोई बात नहीं, आप लोग नौकरी कीजिए, कोई दहेज नहीं लेगा, नहीं लगता है। नौकरी वाले पे दहेज में कोई दिक्कत नहीं आता है, उतना आप लोग कमा के घर भेज दीजिएगा। लोग नहीं समझ में आया? हमारे साथ में जितनी लड़की पड़ी थी सब, सबका जिसका जिसका जॉब हुआ, वो कहती है कि देखो हमारा भी जॉब है, तो घर वालों को भी पैसा भेजते हैं, ससुराल वालों को और नैहर वालों को भी भेजते हैं, और कोई मना भी नहीं करता है। तो मना कैसे करोगे? तुम्हारा है नौकरी करके हमको पढ़ाया लिखाया माँ बाप ने, माँ बाप को भेजती है, अच्छी बात है। अब भाई सब भी तो माँ बाप की जिम्मेदारी ज्यादातर लड़कों की रहती है, लड़कियों को तो ससुराल भी तो देखना रहता है। लेकिन है कि नहीं, आप लोग भी पढ़ाई लिखाई कीजिए, दहेज प्रथा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। समझाया कि नहीं आएगा? लेकिन बहुत धीरे धीरे इसको खत्म होगा। बड़े लोग देखिए, दहेज बढ़ाने में लड़कों का भी हाथ है, और अमीर घर की जो लड़कियां उनका भी हाथ है। हमारी बबनी जाई तो मार हेलीकॉप्टर दे दे ससुराल में, दोनों का हाथ है। तो इन लोगों ने विरोध किया। हाँ, गरीब सब सर अपाची मांगता है, हाँ ठीक है, वो अपाची में आ जाता है। अपाची, पल्सर ना तो बुलेट, एगो गाड़ी लेगा। आजकल अपाची चल रहा है, और एगो दीवान पलंग। हाँ, हमारे दादाजी को खटिया मिला था और हम लोग आज भी उस खटिया को सजो के रखे हैं, और आज तक ससुरा टूटा नहीं, वो इतना मजबूत है वो। आजकल खटिया में बैठता कौन है, लेकिन सजा के रखे लोग। दादाजी के क्या है? दहेज का। हाँ, दादी मेरी गाड़ी में नहीं, डोली में आई थी तो उस समय ये सब चीज चलती थी। दहेज प्रथा अभी के ओर में खराब है, तो कई समाज सुधारकों ने इसका विरोध किया। इवन अभी तक में भी विरोध है। दहेज दूध समय में खत्म हो जाएगा, बस आदेश दीजिए दहेज का सामान दरोगा लूट ले आपको कोई जांच की जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब, तो दुल्हा दुल्हन लूट के लेके चल जाएगा जितना सामान मिले लूट लो। लड़का लड़की दोनों के पिताजी को, जैसे लड़का का पिताजी, लड़की के पिताजी, दोनों लोग को 2-2 लाठी मंडप में दे दो। ना लड़का को ना लड़का लड़की, दुल्हा दुल्हन को सम्मान को। तो यही दोनों बुढ़वा बुढ़िया गड़बड़ाता है सब। लड़का कभी कहता है कि हमको दहेज चाहिए, नहीं, इज रेयर, नहीं बोलता। नहीं, लड़के के गार्जियन बोलते हैं, उसके गार्जियन। चलो ध्यान से देखो, देखिए सुनिए ध्यान से। बिहार में दहेज प्रथा बहुत ही ज्यादा है। राजस्थान में शादियों में खर्च ज्यादा होता है, वो शादी ऐसा करेंगे जैसे राजा का राज्याभिषेक हो रहा है, लेकिन दहेज वहां पर उस तरह से नहीं है। शादी में खर्चा बहुत करते हैं लोग, राजस्थान वाले बहुत भी शादी करता है वो लोग। तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सब एरिया वाले लोग बड़ा खुल के लाइफ जीने जीना। लेकिन बिहार में क्या हुआ कि ब्यूरोक्रेसी इतनी भयानक आई कि जिस लड़का को कोई काम का नहीं था, 10 लाख रुपया, खेत बेचा 10 लाख में, 10 लाख में दिया, नौकरी हो गया, उसको बन गया क्लर्क। उसको पता ही नहीं है कि नौकरी पढ़ाई से मिला है। अब उसको लगता है कि हम खेतवा बेचे, 10 लाख रुपया कहां से आएगा, तो वो कहां से ले लेता है? दहेज से। और घर वाले क्या सोचते हैं कि भैया हमारी बेटी हमेशा शांति से रहेगी, सरकारी नौकरी है। तो दहेज प्रथा के पीछे बिहार में ये बहुत बड़ा कारण है। और वही सब चट्टों ने जो फर्जी नौकरी
करके हुए थे सब, इन्हीं लोगों ने दहेज प्रथा को चालू किया था। तो एक चीज से नकल बंद कराइए, काम नौकरी मिलेगा पढ़े लिखे लोग को। अब पढ़ा लिखा है तो उसको समझ में है ना कि हम अपने दम पर प्रमोशन ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, वो पता है कि नौकरी होगी, लोग क्लर्क यहीं पर हो जाएंगे, कामयाबी से तो आए नहीं है, दहेज लेना ले लो। तो कई चीजों का इन लोगों ने विरोध किया था। तो लेकिन सती प्रथा जैसे चीजों को ये समाप्त नहीं कर पाए थे। आगे रामकृष्ण, चलिए रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? असली नाम इनके गुरु का नाम रामकृष्ण, गुरु का नाम रामकृष्ण, उनके नाम पर इन्होंने नाम कृष्ण परमहंस, तो गुरु के नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया? रामकृष्ण मिशन का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया। ये स्थापना से रिलेटेड याद रखिएगा, पहले स्थापना वाला याद रखिए। इसके अलावा इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना किया। कौन सा मठ? बेलूर मठ। बेलूर मठ की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद। वेदांत सोसाइटी की स्थापना, वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद। ये तीनों याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क में बनाई गई थी, अमेरिका में, किसने किया? स्वामी विवेकानंद। बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद। बेलूर मठ आगे जाकर बन गया रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण मिशन जो था वो मतलब हिंदू धर्म जो था उसकी बहुत बड़ी शिक्षा इन्हें रामकृष्ण परमहंस ने दिया था। इन्हें तूफानी हिंदू या हिंदू नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद। इन्होंने बोला शान से बोलो कि हम हिंदू है, गर्व से बोलो कि हम हिंदू है। तो भाई देखिए, हिंदू कहने का मतलब ऐसा थोड़ा है कि आप शराब पी के कहिए हम हिंदू है। अरे यार, चौपट करेगा तुम धर्मों को। उनके कहने का सेंस था कि इतना बेहतरीन काम कीजिए कि आप शान से गर्व से कह सके कि हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद। अब जब कोनो दारू पी के उल्टल है, मारधार कर रहा है, कहेगा गर्व से बोलो हम हिंदू, तो नाश कर रहा है, ससुरा बदनाम कर रहा है। आसाराम बोलेंगे कि शान गर्व से बोलो कि हम हिंदू। चौपट कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पे? तो उनकी विचारधाराएं बहुत अच्छी थी स्वामी विवेकानंद की। इन्हें तूफानी हिंदू या फिर हिंदू नेपोलियन कहा जाता। जब ये 9/11 1893 11 सितंबर 1893 शिकागो में धर्म सम्मेलन हो रहा था। शिकागो में क्या हो रहा था? धर्म सम्मेलन। वहां जाकर उन्होंने माय ब्रदर्स एंड माय सिस्टर कह के जब उन्होंने धर्म सम्मेलन में भाषण दिया, वो भाषण पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध हो गया था। शिकागो में धर्म सम्मेलन का इनका भाषण कब हुआ था? 1893 में। इन्होंने न्यूयॉर्क में कौन सी सोसाइटी बनाई? वेदांत। हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद। स्वामी बहुत ही योग्य व्यक्ति स्वामी विवेकानंद। बहुत शिक्षा को ये बहुत गहराई से समझते थे, शिक्षा को ये बहुत आगे बढ़ावा ले जाना चाहते थे, और ये धार्मिक व्यक्ति बहुत ज्यादा थे। अब देखेंगे बहुत धार्मिक। बंगाल में इनका वेलूर मठ जो था वो एक रामकृष्ण मिशन का अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या बन चुका था? मुख्यालय। इन्होंने वेलूर मठ की स्थापना किया। न्यूयॉर्क में इन्होंने क्या स्थापना किया? वेदांत सोसाइटी। इनका असली नाम बताइए? हाँ, नरेंद्र नाथ दत्त। इन्हें तूफानी हिंदू या हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। समझ गए ना? स्वामी क्या नाम था? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब इनका जन्म भले कटक में हुआ था, लेकिन कार्यक्षेत्र इनका बंगाल था, और स्वामी विवेकानंद का भी कार्यक्षेत्र बंगाल था। तो स्वामी विवेकानंद की आध्यात्मिक शक्तियों को देखकर, उनकी विद्वता को देखकर सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें कहा था ये भारत के आध्यात्मिक गुरु हैं। कैसे गुरु हैं? आध्यात्मिक गुरु हैं, मतलब धार्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु किसे कहा गया? स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी विवेकानंद का ऐसे कोई देखिए, धार्मिक लोगों को भी ये सोचना चाहिए, जो भी धार्मिक है, चाहे वो मुस्लिम में हो, हिंदू में हो, सिख, जैन में, उन्हें सोचना चाहिए कि उनकी बातों को लोग आंख बंद करके बिलीव कर लेते हैं। ये उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इसको उन लोगों को सोचना चाहिए कि इसे किस तरह से हम लोगों के सदुपयोग में लिया जा सके। स्वामी विवेकानंद इस चीज को बहुत भली भांति समझते थे। वो ये उलझन में नहीं पड़ना चाहते थे कि लोग केवल धर्म के पीछे पड़े। स्वामी विवेकानंद के आप 90% उपदेशों को देखेंगे जो सामान्य जीवन में उतारने लायक। अब चलो स्वर्ग में ऐसी घटनाएं होंगी, वैकुंठ धाम ये होता है, कृष्ण भगवान के ये अवतार, भैया वो हर जगह लिखा है, नहीं लिखा है। लेकिन इनके उपदेश, धार्मिक व्यक्ति थे लेकिन इनके उपदेश समाज सुधार के लिए बहुत जरूरी थे। वरना अगर केवल धार्मिक उपदेश में रह जाएंगे ना तो केवल धार्मिक लोग आपको फॉलो करेंगे। जबकि स्वामी विवेकानंद के साथ ऐसा है नहीं, उन्हें हर तरह के लोग फॉलो करते हैं। उनके बहुत सारे उपदेश हैं जिन रास्ते पर आपको कठिनाई नहीं होती है, निसंदेह वो सफलता का रास्ता हो ही नहीं सकता। हर बातें उनकी एकदम पटने और हकीकत बात है जिनको आराम लगता है। कई लड़के अभी पटना में या फिर लॉज में, जो भी अलग अलग शहरों में पढ़ते हैं, लाइव वाले आप कहाँ पे हैं, अंडमान है, कहाँ है, कोई जानता, लेकिन बड़ी आराम की जिंदगी जीते हैं। लड़कों को हम लोग देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 7 बजे सो के उठेगा कि 10 बजे, कोई मतलब नहीं। तो जो आराम की लाइफ जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वक्त जो है ना बहुत ईगो वाला आदमी होता है,
वक्त, समय जिसको कहा जाता है बहुत ईगो वाला है, वो सीधा कहता है तू मुझे बर्बाद कर दे, कसम खाते हैं तुमको बर्बाद कर देंगे, आप बर्बाद कीजिए वक्त, कसम खाता है वो, गारंटी देता है बर्बाद कर देगा आपको। आप बचाइए वक्त को, वो आपको बचा लेगा। आप पैसा बर्बाद कीजिए, पैसा आपको बर्बाद कर देगा। तो देखिए पैसा वैसा अलग चीज होता है, सेकेंडरी चीज होता है। समय का सदुपयोग कीजिए, लक्ष्मी के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, सरस्वती के पीछे। सरस्वती है तो लक्ष्मी को मजबूरन आना पड़ेगा, लेकिन अगर लक्ष्मी है सरस्वती नहीं है तो सोने की लंका भी बर्बाद हो सकती है। तो नोट गिनने वाले का कितना वैल्यू होता है यहाँ पर। तो ये धार्मिक व्यक्ति थे, नो डाउट, गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल वही उपदेश दिया, उन्होंने सामाजिक उपदेश बहुत दिया। अगर आप चल नहीं सकते, अगर आप निरंतर दौड़ते रहिए समाज को आगे बढ़ने के, नहीं दौड़ सकते हैं तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए, रेंग भी नहीं सकते तो घसीटिए, लेकिन रुकिए नहीं, क्योंकि रुक जाने का दूसरा नाम मृत्यु होता है। आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, ये उपदेश उनके। अब इतिहास जो होता है ना, इतिहास बहुत बड़ी चीज होती है, जल्दी किसी को जगह नहीं देता है आपको यहाँ पे, किसी को नहीं। एक से एक धार्मिक लोग हैं, इतिहास को ना जगह दिया, इन लोग को नहीं देता है। समाज में एक बहुत बड़ा उत्थान लाना चाहते थे, बहुत ही कम उम्र में स्वामी विवेकानंद का देहांत हो गया, लेकिन इनके विचारधारा आज भी जीवित है सबके बदले। तो आप सब निरंतर प्रयास करते रहेंगे इस देश को बढ़ाने के लिए। तो आधुनिक भारत का अग्रदूत में याद रखिएगा कौन थे, राजा राम मोहन। लेकिन आप और कह देगा कि भारत का हिंदू नेपोलियन, स्वामी विवेकानंद। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ चलिए। स्वामी विवेकानंद से क्वेश्चन आएगा, बता देंगे आप लोग। बेलूर मठ की स्थापना, क्वेश्चन कहां गया ससुरा। वेदांत सोसाइटी की स्थापना किस शहर में, न्यूयॉर्क में। कहां पर, न्यूयॉर्क। धर्म सम्मेलन में भाषण किस शहर पे, शिकागो, अमेरिका के शिकागो, 11 सितंबर 1893। ये इनका भाषण पूरे विश्व प्रसिद्ध हो गया। उस समय भारत की गिनती बकलोलों के तौर पे की जाती थी, गुलाम थे हम लोग। 1893 में धर्म सम्मेलन में भाग लिया गया और स्वामी विवेकानंद साधु का रूप लेके, खड़ाऊ पहन के, और एगो बिना सिला हुआ कपड़ा, जो बिना सिला कपड़ा होता है ना, धार्मिक लोग जो होते हैं, चाहे हिंदू धर्म के लोग चाहे मुस्लिम धर्म के लोग, जब वो धार्मिक जाते हैं तो सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते वो लोग। मुस्लिम लोग भी हज करने जाते हैं तो एहराम पहनते हैं। एहराम में कहीं बटन वटन नहीं होता है, वो शरीर पे से लपेट के इस तरह रखना पड़ता है। अब योगी आदित्यनाथ को देखिए ना, का सिलाया हुआ कपड़ा रहता है। स्वामी विवेकानंद का कपड़ा देखिए सिलाया हुआ रहता है, वो धार्मिक कपड़े होते हैं, पूरा लपेटा रहता है शरीर पे। तो वैसा पहन के चल गए तो लोग मजाक उड़ा दिए, देखो स्वामी विवेकानंद को कुछ भी नहीं बोले, शांत व्यक्ति थे। जब वो भाषण देना चालू किए, पूरा अमेरिका सन्नाटा रह गया वहां पर। और जो भाषण की टाइमिंग थी उससे 8 गुना ज्यादा भाषण दिए। लोगों को एहसास नहीं हुआ कि कितने लोगों के भाषण का समय चला गया। वो गहराइयां थी उन बात में। लोगों को लगा हिंदी में बोलेंगे, ट्रांसलेट करके समझेंगे। अरे वो हिंदी बोलने वाले आदमी है, फराटेदार अंग्रेजी बोले, पूरा अंग्रेजी हिल गया सब वहां पर। और इंग्लिश भारतीयों की बहुत बेहतरीन होती है, वो बोलते हैं तो समझ में आता है। हाउ दुर्गा बोलते हाउ यू, हाउ यू, अरे सीधा बोलना हाउ आर यू बोल के आधा मुंह में रख लेता है सब। आगे बढ़ते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी देखते हैं 1875 की। रामकृष्ण मिशन के बारे में सब समझ में आ गया ना। यही सवाल पूछता है 3 गो। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक, बेलूर मठ की स्थापना, वेदांत सोसाइटी, भारत का आध्यात्मिक गुरु। समझ आ गया कि नहीं आ गया। योगी जी कुर्ता पहनते हैं, अरे योगी जी, अच्छा तब हम गलती बोल दिए क्या, तो कुर्ता तो सिलाया ही रहता है और हो सकता है। लेकिन जो भाई देखो, पहले जो पंडित जी जो होता है लोग ना, जो गांधी जी टाइप का देखे कपड़ा उस टाइप का पहनते, उसमें सिलाया नहीं रहा। अरे या तुम नहीं समझता है, आप धाम में जाइएगा ना, चारों धाम या कोई धार्मिक काम बहुत बड़ा कीजिएगा तो उसमें नियम होता है। आप बटन ये सब वाला कपड़ा नहीं पहन सकते, सिलाया वाला। वो धोती टाइप का ऐसे पहनिए, एक लपेटिए। इस्लाम धर्म में भी एहराम बोलते हैं उसको, इसको भी कुछ बोलते हैं। वो सब काम लोग को ज्यादा आइडिया नहीं। इतिहास पढ़ाएगा आदमी की, धर्म का बात पढ़ाएगा, उसमें गलती हो जाएगा तो सोचा यो नहीं कर सकते, कल सुधार देंगे। बवाल हो जाएगा। इसमें क्या है, भाई दी में गलती से मुंह से कुछ निकल गया, कोई बात नहीं बाबू, कल देख लेंगे, हो सकता है, उसमें बवाले हो जाएगा। इसलिए भाई धर्म मानने से दूर रहो। दूसरा थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके संस्थापक कौन थे, मैडम ब्लावाटस्की, मैडम ब्लावाटस्की, मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल आलकाट, कर्नल आलकाट, कर्नल आलकाट, कर्नल आलकाट, मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल आलकाट। 1875 थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये कनाडा में स्थापित की गई। कहां स्थापित की गई, कनाडा में। इसके ब्रांचेज पूरी दुनिया भर में थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत बेहतरीन थी। अंग्रेजों की कुछ सोसाइटी में इस सोसाइटी को आप अच्छे से नमन कर सकते। यह सोसाइटी कहती थी कि हमें धर्म से ऊपर उठकर यह देखना चाहिए कि किस जगह पर कैसी संस्कृति है। देखिए धर्म अलग चीज होता है, संस्कृति अलग चीज होती है। संस्कृति जीवन जीने का एक तरीका होता है। जैसे भारत में भी भारत की संस्कृति अलग है। हमारे यहाँ किसी को बहुत से बहुत कठोर सजा देगा समाज, 4-5 झापड़ मार देगा, 2-4 लाठी मार देगा। यहाँ पर सर काटकर अफगान की संस्कृति तहत जेसीबी से कोई नहीं घुमाएगा। यहाँ पर कभी घुमाएगा कोई? अरे वहां के राष्ट्रपति
अमरुल नसीरुल्लाह थे, बहुत अमरुल्लाह साले तो अभी है ना जी, उस समय नजीबुल्लाह 1996 की बात कर, नजीबुल्लाह राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति भवन से खींच के उनको नंगा करके काट काट के मारा था सर, जेसीबी में ऐसे टालाया था सर, घुमा के ऐसे क्रेन से नजीबुल्लाह को। क्या भारत की संस्कृति है ऐसी? कितना भी दुश्मनी है, मान के चलिए ढेर दुश्मनी है तो मर्डरों कर देगा, उसके बाद अरे नाथूराम गोडसे गांधी जी को मारने से पहले प्रणाम किया था, फिर से जब प्रणाम करा तो मार कह दिया। ये गलत है। तो हम लोग के इसने कहा कि हर देश की कुछ अच्छी संस्कृति भी है और कुछ खराब संस्कृति भी है। हमारे यहाँ भी बहुत सारी संस्कृतियां बहुत अच्छी थी, हमारे यहाँ कुछ प्रथाएं बहुत खराब थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी कह रहा था कि पूरी दुनिया की थिंकिंग लीजिए और हर जगह की अच्छी चीजों को, वहां की संस्कृति को, वहां की सोसाइटी को, वहां सभ्यता को बचाइए, वहां के लोगों को पढ़ाइए कि ये आपकी संस्कृति कैसी थी। तो ये पूरी दुनिया में इसके ब्रांच खोले गए थियोसॉफिकल सोसाइटी के, और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था उसमें अलग अलग देशों से लोगों को भरा किया और लोगों में ये क्या देते थे, शिक्षा देते थे, उनकी संस्कृति को बताते थे कि भाई आप ऐसा काम मत कीजिए, ये सही है, ये गलत है। समझ आ गया कि ना? क्या किसी को कोई दिक्कत? इस थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक सदस्य थी जिसका नाम, जो आयरलैंड की थी, नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक मेंबर बना के कहां भेजा गया? भारत। वो भारत की संस्कृति से बहुत ही प्रभावित हुई थी और मद्रास के पास अडियार नाम का एक जगह है। मद्रास के पास कौन जगह है? अडियार। मद्रास के बाद अडियार। अडियार में भारत थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो भारत में शाखा खोली गई उसका मुख्यालय कहां था? अडियार। कहां था उसका मुख्यालय? अडियार। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कहां था? कनाडा से मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकॉट ने खोला, उसकी एक शाखा मद्रास में खोली गई। मद्रास के कहां खोली गई? अडियार। यहाँ पर एक सदस्य बन के कौन आई? एनी बेसेंट। ये यहाँ के लोगों से बहुत प्रभावित हुई। इन्होंने कहा कि भाई अंग्रेज तो यहाँ बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं, यहाँ की संस्कृति सभ्यता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों को व्यापार करना है तो वे व्यापार करें, जो धन दौलत लूटना है तो तुम गुलाम बना के रखे, लुटवे करोगे, लेकिन भारत के आंतरिक मामले में अंग्रेजों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये किसने बोला था? एनी बेसेंट। अब आंतरिक मामला क्या होता है? जैसे हमारे देश में अभी केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, क्या वो किसी राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करते हैं? भले चुनाव के समय जाके दीदी ओ दीदी कर दे, लेकिन अभी जाते हैं नहीं, खेला हो वो तो वो हुआ चुनाव जीतने के लिए। क्या बिहार के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करते हैं? नहीं करते हैं। तो एनी बेसेंट का भी यही कहना था कि अंग्रेज जब शासन करे भारत में तो एक केंद्र सरकार की भूमिका में शासन करे, भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करे। इसके लिए उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने यही काम आयरलैंड में किया था। कहां किया था? आयरलैंड। और एनी बेसेंट भी कहां की थी? एनी बेसेंट कहां की थी? तो इन्होंने कहा कि जिस तरह अंग्रेजों ने आयरलैंड को गुलाम बना रखा है, लेकिन आयरलैंड के आंतरिक मामले में वो लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं, आयरलैंड के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। उसी प्रकार ये भारत में भी आंतरिक मामले को अंग्रेजों से मुक्त करके होम रूल लाना चाहती थी। होम मतलब घर का कानून। आंतरिक मामले में कौन सा कानून लाना चाहती थी? होम रूल। तो बताइए, होम रूल आंदोलन चालू कहां से हुआ था? आयरलैंड। भारत में इसे किसने चालू किया? वो अलग बात है कि आयरलैंड होम रूल आंदोलन दो लोगों ने चालू किया था, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। दोनों में किसी का सक्सेस नहीं हुआ, अंग्रेज सब इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे होम रूल आंदोलन को। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बताइए, कर्नल ब्लावाटस्की और मैडम ब्लावाटस्की और कर्नल ऑलकॉट ने मिलकर 1875 में कौन सी सोसाइटी किया अपना? थियोसॉफिकल सोसाइटी। ओरिजिन कहां हुई थी? कनाडा। बाकी इसके ब्रांचेस दुनिया के हर देश में थे। ये धर्म को बढ़ावा देता था या शिक्षा संस्कृति को? शिक्षा और संस्कृति को। किसे बढ़ावा देता था? शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देता था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? शिक्षा एवं संस्कृति को बढ़ावा देता था। कौन संस्था? थियोसॉफिकल सोसाइटी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मैडम भारत में इसका मुख्यालय किस शहर में था? मद्रास। मद्रास में कहा? अडियार। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बन के कौन भारत में आया? एनी बेसेंट ने कौन सा आंदोलन? होम रूल आंदोलन। कौन सा? होम। अब इसके बाद यंग बंग आंदोलन, विलियम हेनरी डेरिजोवो है कि नहीं जी? इसमें यंग बंग आंदोलन 1828, यह हेनरी विलियम डेरिजोवो ने किया था। किसने किया? हेनरी विलियम डेरिजोवो। हेनरी विलियम डेरिजोवो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसने चालू किया था? हेनरी विलियम डेरिजोवो 1828। हेनरी विलियम डेरिजोवो। ये क्वेश्चन पूछेगा यंग बंग, तो आंदोलन में लड़का कंफ्यूज हो जाएगा। एक है यंग मतलब युवा, अब बंग मतलब बंगाल का, यंग बंग। एक है बंग भंग। बंग भंग ये 1905 के समय हुआ, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंग भंग आंदोलन था। समझ आ गया कि नहीं? बंग भंग। ये कौन सा है? यंग बंग। ऐसे भंग भंग में कंफ्यूजन मत होइएगा, तो एग्जाम में आंसर गलत हो जाएगा। यंग बंग, बंगाल के युवाओं के लिए चलाया गया आंदोलन यंग बंग।
यंग बंग 1828 में विलियम हेनरी डेरिजिवो ने चालू किया। अरे भाई डेरिजिवो, विलियम हेनरी डेरिजिवो या हेनरी विलियम डेरिजिवो, एक में लपेट दीजिएगा, उतना दिक्कत नहीं है सब में। आगे समझिए, इन्होंने कहा कि प्रेस यानी अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी की बात किस आंदोलन में की गई? ये बंगाल के युवाओं का आंदोलन था। इसका शुरुआत किसने किया? हेनरी विलियम डेरिजिवो। हेनरी विलियम डेरिजिवो, याद रहेगा। आपने तीन प्रमुख सुधार देखे हिंदू धर्म में। पहला आपको देखे ब्रह्म समाज, दूसरा देखे आर्य समाज, तीसरा देखे रामकृष्ण मिशन। अंग्रेजों का दो देख लिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी और यंग बंग, ये अंग्रेजों ने चालू किया। अब इसके बाद कौन सा आंदोलन है? मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन पहला है वहाबी आंदोलन। ध्यान से समझिए, ये बरेली से चालू हुआ था। इसका प्रारंभ कहां से हुआ था? अहमद बरेलवी थे इसके, लेकिन इसका केंद्र पटना था। वहाबी आंदोलन चालू कहां से हुआ? बरेली। अब इसको दिमाग से हटा दीजिएगा, ये इसका केंद्र क्या था? पटना। वहाबी आंदोलन केंद्र पटना। भारत में जितने आंदोलन हुए ना, उन सभी आंदोलनों में सबसे सुव्यवस्थित ढंग से अगर कोई आंदोलन हुआ था तो वहाबी आंदोलन। और इस वहाबी आंदोलन ने अंग्रेजों की वट लगा के रख दी थी। इसने पूरे मुसलमानों को एक कर लिया और कहा कि अंग्रेज इस्लाम धर्म के लिए खतरा है। इनकी संस्कृति, ये सीबीएसई वाले हैं सब, पश्चिमी संस्कृति हमारे लिए दिक्कत है, अंग्रेजों को उखाड़ फेंको यहाँ से। तो ये देख लिया कि ससुराई तो होशियार निकला अहमद अली बरेलवी। रीजन क्या है कि धर्म का नशा पिला के आप किसी से कोनो काम करा सकते हैं। धर्म का नशा बहुत खतरनाक होता है, उतरवे नहीं करता है। धर्म का नशा पिला के अजमल का साहब से बम फोड़वा दिया है कि नहीं? बाद में पता चला कि गलत है। तो अहमद अली बरेलवी इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, कहेंगे आजादी के लिए लड़ो, अंग्रेजों को मारो, तो सोचा कोनो मरवे नहीं करेगा। एक काम करते हैं, धार्मिक रास्ते से ले जाके इनको क्या करते हैं, सबक सिखाते हैं। तो वहाबी आंदोलन पश्चिमी सभ्यता का सबसे तेजी से विरोध करता था। ये बरेली से शुरू हुआ, अहमद अली बरेलवी से, लेकिन इसका केंद्र कहां बन गया? पटना। सबसे सुव्यवस्थित ढंग से कौन सा आंदोलन था? राम। ये अंग्रेजों का क्या करते थे? विरोध करते थे। बहुत पुरजोर तरीके से अंग्रेजों का क्या करते हैं? विरोध। समर्थन लिखा है क्या करते थे? विरोध करते थे। किसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने इस आंदोलन को भी क्या कर दिया? दबा दिया। जब अंग्रेजों में गवर्नर जनरल बताएंगे तब आपको बताएंगे किस गवर्नर जनरल ने इस विद्रोह को क्या किया था? दबाया था। तो वहाबी आंदोलन का केंद्र। आगे बढ़े। लाइव वाले बाबू, आप लोग के क्लासेज कितनी बार बताएं कि सर्वर डिस्टर्ब है? समझ आ गया? बार बार बोल रहे हो आप लोग कि प्रीवियस क्लास प्रीवियस है। आपको बोलते हैं 72 घंटा वेट करने के लिए, नहीं समझ में आया? जब बता रहे हैं कि प्रीवियस क्लास में डिस्टरबेंस है, थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आ रहा है। बार बार पिछला क्लास नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। कितनी बार बोले? वो करे आप गरीब को लूट रहे हैं। आप चले जाइए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड में, वहां गरीबों को नहीं लूटा जाता है। वहां समझ आ गया ना? गरीब को नहीं लूट रहे हैं। एक से एक रहता है। हाँ? ना कुछ लोग जो होते हैं ना, बड़ा उटपटांग बात बोल देता है, दिमाग जला देता है सर। अभी ऑनलाइन के दुनिया में बाबू जितना आप अभी आपको क्या बताया जाए, 2-4 टीचर इंडिया में है जो कम फी में पढ़ा रहे हैं। उनके बदौलत बड़का टीचर जो बड़का महंगा वाले जो कमाने के लिए आए, वो भी मजबूरी में अपना फी कम करते हैं। इधर से हम लोग बढ़ाएंगे तो बिना लगाम का घोड़ा हो जाएगा सर। चल जाओ वहां शाहरुख खान जहां प्रचार करता है, 50-60 हजार सुनाएगा, शांत हो जाओगे 2 मिनट में। कितना पैसा है? 83 हजार फीस है। तो ये गरीबों के लिए है। जाओ दिल्ली चल जाओ, मुखर्जी नगर, कोटा जाओ, ये सब जगह पे, वहां पे गरीबों का पूरा वैल्यू है। जाओ बकलोल कहीं का। कुछ बातें जो होती है ना, वो लोग इतना अजीब बोल देते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है एकदम। 200 रुपया फीस दिया है, कर गरीब को लूट रहे हैं। भैया तुम्हारा पूरा क्लास चल रहा है, एप्लीकेशन में डिस्टर्ब हो गया, सीधा कहो हर बैच में आके एक बार बोल देते हैं कि भाई प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा सा देर टेंशन हमरा है, लूट लेते हैं आप। और ऐसा बोलेगा जैसे लगेगा कि कोई योग्यता है। नहीं, आदमी यूपीएससी टॉप करके कहे कि हम यूपीएससी टॉप किए हैं, उस तरह बोलेगा गरीब है हम। अजीब वाले यार। उसको एक बार डिलीट मार देगा, फिर एडमिशन लेना पड़ेगा। हाँ? वो तो वैसे भी कह रहा है कि हम गरीब को लूट रहे हैं, ऐसे भी कहेगा। रुको क्लास के बाद डिलीट मार देंगे, दोबारा एडमिशन लेगा तब कहेगा कि नहीं लूट रहे हैं। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। वहां भी आंदोलन हो गया। ऐसे 2-4 को दीमक है, इन सबको ध्यान नहीं देना चाहिए।
अलीगढ़ आंदोलन, ध्यान से समझिए, अलीगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आप सबको पता है अलीगढ़ दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है, ताला उद्योग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले एक स्कूल था, कॉलेज था, अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, ये एक नॉर्मल कॉलेज था। सर सैयद अहमद खान को एक बात बहुत अच्छे ढंग से पता था कि शिक्षा के ही रास्ते आप आगे बढ़ सकते हैं, तो वो इस स्कूल को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए गए थे। दो लोगों ने शिक्षा को बड़ी आगे, उत्तर प्रदेश में देखेंगे दो अलग अलग, एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब आपने दिमाग से ये ख्याल हटा दीजिएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई हिंदू नहीं पढ़ सकता और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोई मुस्लिम नहीं पढ़ सकता। ये दिल्ली के पास है अलीगढ़ और बनारस में यहाँ है। यहाँ BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें हिंदू मुस्लिम सब पढ़ सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। हमारे गले का ऑपरेशन भी 250 रुपया में BHU में ही हुआ था, 250 रुपया लगा था बस। बहुत अच्छा जगह है, अच्छी पढ़ाई भी होती है, सब कुछ सही है। और यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसमें भी हिंदू मुस्लिम सब पढ़ सकते हैं। ज्यादा संख्या इसमें किसकी है? मुस्लिम। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी पढ़ते भी हैं। कहीं कोई इस आधार पर रोक नहीं लगाया जा सकता है किसी भी स्कूल विद्यालय में, इस आधार पर। दोनों अपने आप में बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी हैं, दोनों में कोई कमी नहीं है। इसके संस्थापक क्या नाम? मदन मोहन मालवीय। ये भी बहुत ही लोगों से चंदा मांग मांग कर स्कूल का, किसी राजा महाराजा से जमीन वगैरह मांगे थे। बोलिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान, ये भी चंदा मांगे थे, कई लोगों से भी मांगे थे। एक जगह चंदा मांगने गए थे तो थूक दिए थे वो, चंदा मांगने गए थे ना तो क्या किए? थूक दिए। तो बहुत इज्जत से थूक को रख के जेब में और उनको इज्जत से नमन किए, चले गए। तो वापस बुलाएंगे, इधर इधर, हम थूक दिए तो तुम चंदा नहीं लिए। कहा कि हम तो आपसे चंदा मांगने आए और आपने तो दिया भी हमको, अब जिसके पास जो रहेगा वही ना देगा। अब भाई पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो हमको दूध भर के थोड़े देगा, पेट्रोल ना भर के देगा। तो बेचारा बहुत इमोशनल हो गया, बहुत जमीन दिया उनको। पहले के लोग बड़े इमोशनल हो जाते थे, पहले कचरा ही करता था, उसका इमोशनल हो जाता। तो याद रखिएगा, अगर आप उठना चाहते हैं तो आप जितना झुकेंगे आपको लोग उतना ही उठाएंगे, जितना अकड़ेंगे टूट जाएंगे वहां पर। इसलिए थोड़ा सा, अभी की हम लोग के समय में कोई थूकता तो तुरंत फोन कर दे, चंदा ना दे तो रे आओ 40 गो मार मार 4 लाठियां पर। तो असभ्यता होता है। अभी देखिएगा दुर्गा पूजा रहा है, सब लोग चंदा देते हैं, अपनी स्वेच्छा से जितना दे रहा है यार, रखो, जबरदस्ती नहीं करो। हालांकि बहुत सारे अमूमन लोग स्वेच्छा से ही देते हैं, और चंदा मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से। तो दोनों लोगों ने बहुत मेहनत किया। BHU की स्थापना के लिए मदन मोहन, इन्होंने भी बहुत लोगों से चंदा मांगा, अंग्रेजों से मांगा, वहां के बड़े बड़े लोग जो जमींदार थे उनसे मांगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सही से, यार ऐसा हिंदू और ऐसा मुसलमान होना चाहिए। समझ आएगी नहीं? आ गया? पढ़ने के लिए बोले, ऐसा नहीं कि ससुरा 4 को बोतल चढ़ा के उन्हें से अल्लाह अकबर बोले, इधर से आप राम जय श्री राम बोले, ये नहीं है। आप बताइए, ऐसे ऐसे 10-15 और हिंदू हो जाएं और ऐसे ऐसे 10-15 मुसलमान हो जाते हैं, ससुरा एजुकेशन का समस्या खत्म हो जाता है। क्या आप नहीं चाहते कि बिहार में एक BHU या AMU जैसा यूनिवर्सिटी खुले? लेकिन नहीं, हमारे यहाँ से नौटंकी होकर रह गया, ऐसा हिंदू हो ऐसा मुसलमान हो, लेकिन इस हमारा धर्म तोरा धर्म, मेरे एजुकेशन दो ना। यहाँ पे लाखों लोग इंजीनियर डॉक्टर वकील बन के निकले। आज भी देखिएगा, एक BHU का लड़का अंधा है, इतना बेहतरीन गाना गाता है एजुकेशन में, JNU में। तो ऐसे लोग होना चाहिए। तो यहाँ पे सर सैयद अहमद खान ने पहले क्या खोला था? कॉलेज। यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी खुल गई थी। सेंट्रल हिंदू स्कूल है, CHS BHU के पास सेंट्रल हिंदू स्कूल। तो वहां से अगर वहां पढ़िएगा फिर BHU में आना आसान हो जाता है। दोनों अपने आप में अच्छे यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आगे जाके क्या बन गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर सैयद अहमद खान मुसलमानों की शिक्षा के बहुत पुरजोर समर्थक थे। कहते एजुकेशन बिना इस्लाम को, मतलब कोई भी धर्म में, धर्म अलग चीज है, एजुकेशन है। धर्म आपके तब काम आएगा जब घर के अंदर है, अपना नमाज पढ़िए, पूजा पाठ कीजिए। जो समाज में किस आधार पर जिंदा रहेंगे? विदाउट एजुकेशन नहीं रह पाएंगे। तो वहाबी आंदोलन कहां से चालू हुआ था? वहाबी आंदोलन का केंद्र और अलीगढ़ आंदोलन का केंद्र अलीगढ़ ही था। यहाँ पर 1920 में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज क्या बन गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान। इसके बाद आता अहमदिया आंदोलन। देखो, ये अहमदिया आंदोलन गुरदासपुर के एरिया में था, ये बहुत ठीक ठाक था। मिर्जा अहमद इसके संस्थापक थे। कौन सा आंदोलन? अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन एक अच्छा आंदोलन था। इसका उद्देश्य बहुत ही सीधा था, हिंदू मुस्लिम के बीच पड़ रहे दरारों को आपस में बांटकर उस खाई को कम करना। तो मिर्जा अहमद इसमें सफल भी हो रहे थे, लेकिन जरूरत से ज्यादा घी डाल देंगे तो खाना खराब हो जाता है। तो उनकी बात, मिर्जा अहमद की बात हिंदू भी मानते थे, मिर्जा अहमद की बात मुस्लिम भी मानते थे। दोनों अपना क्या मानते थे? आदर्श मानते थे। दोनों एक दूसरे को सही मानते थे। जैसे भारत में भी देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान से हिंदू मुस्लिम दोनों समर्थन करता है। यह आपके दीनदयाल उपाध्याय जो BHU की स्थापना किया, हिंदू मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल उपाध्याय मदन मोहन मालवीय, इनसे सारे लोग इत्तेफाक रखते हैं। चाहे APJ अब्दुल कलाम हो गए, विवेकानंद हो गए, तो ऐसे इन्होंने काफी किया था। लेकिन आगे जाके मिर्जा अहमद ने खुद को कृष्ण का अवतार बोल दिया, सब चौपट हो गया। अरे भाई, आप अच्छे आदमी है तो अवतार काय को बोल रहे हैं? मतलब एकदम में आप भगवाने बनने की कोशिश करेंगे, गलत हो गया ना भाई। हिंदू भी मजाक बना दिया इनका, कहा महाराज कृष्ण के अवतार आप बन जाएंगे। कृष्ण भगवान का अवतार नॉर्मल चीज है जी, नहीं है।
और स्पष्ट लिखा गया है कि अब अवतार कल्कि महाराज का होगा, कल्कि अवतार होगा। अब कलयुग में कौन आएंगे? कल्कि सबको साफ करके चल जाएंगे। हिंदू धर्म के हिसाब से, इस्लाम धर्म के हिसाब से कलयुग को आखिरी दौर कहा जाता है। कहा जाता है कि ये आखिरी दुनिया चल रही है इस्लाम के हिसाब से। हिंदू धर्म के हिसाब से कलयुग, हिंदू धर्म के हिसाब से कौन आएंगे? कल्कि महाराज, सबको साफ कर देंगे। इस्लाम धर्म के हिसाब से कयामत आएगा और सारे लोग तहस नहस हो जाएंगे, इतनी भयानक। हमारे हिसाब से परमाणु बम का तीसरा वर्ल्ड वार होगा। समझ आ गया कि नहीं आएगा? मारेगा परमाणु बम, सबको कयामत दिख जाएगा, सबको कल्कि उतार दी जाए, सब मरेंगे लोग यहाँ पर। जिस तरह परमाणु बम का क्या हो रहा है, होड़ लग रहा है। तो मिर्जा अहमद की विचारधाराएं गलत नहीं थी, बट कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा और एडवांस बन गए। खुद को क्या घोषित कर दिया? कृष्ण का अवतार। तो मुसलमान भी मोह भंग हो गया और हिंदू लोग का भी मोह भंग हो गया। अब कोई मान के चलिए सभी लोग अच्छे हैं, अब किसी को कोई अवतार नहीं ना घोषित कर लेंगे, तो अहमदिया आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। किस वजह से? क्योंकि मिर्जा अहमद ने खुद को क्या घोषित कर दिया? कृष्ण का अवतार। किसने घोषित कर दिया? कृष्ण का अवतार। अगला आंदोलन है देवबंद। कासिम नौनतवी और अहमद गंगोई ने चालू किया। कासिम नौनतवी और अहमद गंगोई, कासिम नौनतवी एक के नाम है और अहमद गंगोई, अहमद गंगोई, इन्होंने कौन सा आंदोलन चालू किया? देवबंद। और अभी के वक्त में सबसे तगड़ा यही है देवबंद। उत्तर प्रदेश का एक जगह है सहारनपुर, सहारनपुर में एक बहुत बड़ा मदरसा है देवबंद का मदरसा। देवबंद एक विचारधारा है, ये लोग इस्लामिक परंपरा को बहुत कठोरता से पालन करते हैं। और देवबंद के लोग जगह जगह पूरी दुनिया में लोग जो इस्लामिक परंपराओं से भटक गया है उसको रास्ता दिखाते हैं कि देख भाई 5 वक्त का नमाज पढ़, तुम गलत कामों से दूर रहेगा। और जैसे अमूमन देखिए ना, नवरातन का समय आ गया, लोग गलती को कम कर देंगे कि नहीं? बहुत गलती कर देंगे कम यहाँ पे। नवरातन अगर ऐसे ही 365 दिन नवरातन रहता तो सब लोग गलती कम कर देता। अमूमन लोग नवरातन में गलती नहीं करते और सावन में तो उतना मतलब मीठे मांस भर सीमित रख देता है, समझ कि नहीं? लेकिन नवरातन बहुत स्ट्रिक्टली लोग फॉलो करते हैं। और इस्लाम धर्म में रमजान, रमजान के टाइम पे प्लान बना के रखता है कि चलो रमजान बाद ही काम कर दो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग छोटे होते थे लोग तो क्रिकेट उर्केट, अब बचपन में जो भी खेल कर तो कोनो कहता था कि फिल्म देखना है, एक कहता अबे ना रमजान बाद। कोई इधर में सावन में कैसे चिकन मटन नहीं खाएंगे, सावन बाद। और सावन बाद जो तोड़ेगा देखिए यार दबा के एकदम सोचा। तो इन लोगों ने क्या किया, देवबंद वालों ने कौन सा मदरसा खोला? सहारनपुर में। देवबंद का हेड ऑफिस कहाँ है? सहारन। और पूरी दुनिया में लगभग देवबंद के लोग मिलेंगे। और वो लोग क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं और अच्छा मतलब बात बताते रहते हैं लोग कि भाई आप धार्मिक काम में लिप्त रहिए, गलत काम मत कीजिए, ये मत कीजिए। वो लोग का तो कहाँ से चालू हुआ था? देवबंद, सहारन। और एक्चुअली सहारनपुर में एक जगह ही है जिसका नाम क्या है? देवबंद। बहुत बड़ा काम मदरसा है, वहां पे लाखों विद्यार्थी पढ़ता है, हर जगह से जाता है, विदेशों से आता है देवबंद में पढ़ने, विदेश से भी आता है देवबंद में पढ़ने धार्मिक शिक्षा। तो धार्मिक सुधार भी क्या था? जरूरी था, क्योंकि एजुकेशन अगर धार्मिक सुधार में रहेगा तो लोग रेडिकलाइज नहीं होंगे। रेडिकलाइज मतलब क्या होता है? दूसरे कचर दो, जैसे तालिबान वाले क्या है? रेडिकलाइज, किसी को मार दो यहाँ पे। तो एजुकेशन का उनमें क्या है? अभाव है। तो इस मुस्लिम सुधार आंदोलन भी देखे कि नहीं देखे? बताइए। वहाबी आंदोलन का केंद्र, वहाबी आंदोलन का केंद्र, सभी आंदोलन में सबसे सुव्यवस्थित ढंग से अंग्रेजों ने बाद में इसे दबा दिया। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो 1875 का था वो 1920 में आके क्या बन गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या बन गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आगे बढ़े। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा अहमद, इनका मेन सुधार क्या था? हिंदू मुस्लिम में एकता लाना चाहते, लेकिन सब चौपट कर दिए खुद को क्या बोल के? कृष्ण का अवतार। अवतार पर भक्त बोल देते, क्या बोल दिए? अवतार। अहमदिया सॉरी देवबंद आंदोलन यूपी के किस जिला से? किस जिला से? साहब नहीं सुनाई दिया। अच्छा राधे माँ एगो थी, ओहो अरे वो भी राधे माँ भी जो है उसका यूट्यूब पे अरे बहुत अच्छा हुआ जो यूट्यूब आया। जितना बाबा लोग थे सबकी हकीकत पता चल गई। नहीं समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक से एक कुछ करती, वही ना डांस वांस ऐसे करती थी। राधे माँ लेके बहुत बीच में ट्रोल भी हो गई थी वहां पे। अब वो अलग अलग अपना अपना डिपार्टमेंट है। अब जैसे हमारा जीएस है, उनका भक्ति है, आसाराम बापू का कुछ भी था, बाबा रामदेव का पतंजलि है, नेताओं का राजनीति है, सबका अपना अलग अलग है। चलने दीजिए जो चल रहा है। कासिम नौनतवी और अहमद गंगोई, इन्होंने कौन सा आंदोलन? देवबंद आंदोलन। अभी के वक्त में अहमदिया खत्म, अलीगढ़ आंदोलन खत्म, वहाबी आंदोलन खत्म, लेकिन देवबंद अभी भी है। पूरे भारत में बहुत ज्यादा एरिया में है देवबंद, दुनिया से भी आते हैं। अब नेक्स्ट क्लास कल पढ़ाएंगे किसान जनजाति और किसान विद्रोह। चलिए भाई लोग रुक जाइए।